नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए हम लोग फिर से मॉक टेस्ट की श्रृंखला सामान्य हिंदी की स्टार्ट कर रहे हैं। और सामान्य हिंदी में जो प्रश्नों का स्तर रखा गया है इन टेस्ट में, वो बिल्कुल जो आयोग का नया ट्रेंड है, जो आयोग का नया पैटर्न है, जिसमें एक से ज़्यादा प्रश्न शामिल होते हैं, यानी कि ऑड वन आउट टाइप का, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है या इनमें से एक कौन सा सही जोड़ा नहीं है। इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, हम लगभग सारे ही प्रश्न उसी पैटर्न पे करेंगे। इसका फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिस में ही हमारे आ जाएगा कि इस तरह के प्रश्न जिनमें एक से ज़्यादा विकल्प में आपको फैक्ट्स दिए रहते हैं, तो एक ही प्रश्न के माध्यम से आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी सारे ही प्रश्नों को हम इसी पैटर्न पे हल करने जा रहे हैं। और ये श्रृंखला अब प्रारंभ हो रही है और परीक्षा तक नियमित रूप से चलेगी, इसलिए आप इसको रेगुलर फॉलो करिए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आपको इससे ही देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। जैसा कि पिछली जितने भी मॉक टेस्ट हमने हिंदी के संचालित किए थे, उनका भी आपको बहुत ही लाभ मिला था। तो आगे बढ़ते हैं। सामान्य हिंदी की हमारे संस्थान की पुस्तक, जिसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी है, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं अगर आपके पास अभी तक नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जो आपके पास होना मस्ट है। इसके बिना आपकी समीक्षा अधिकारी की तैयारी पूरी, या ये कह लीजिए संपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है 55 प्लस का जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, और इस बार का ही पेपर अगर देखें 11 फरवरी 2024 को जो संपन्न हुआ है, उसमें हमारे 58 क्वेश्चन सीधे सीधे इस बुक्स में आपको मिल जाएंगे। मैंने जो सॉल्व वीडियो बनाया था प्रश्न पत्र का, उसमें मैंने आपको दिखाया भी है कि कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो अगर आपके पास अभी तक नहीं है तो आप इसको दुकान से यानी बुक शॉप से ले सकते हैं, या अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर भी ये उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी की आप तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको पुनः एक अच्छा मौका मिल गया है। अगर आप किसी वजह से अच्छी तैयारी नहीं कर पाए थे, तो आप हमारे साथ जुड़कर उसकी संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें आर ओ प्री और मेंस दोनों की एक साथ तैयारी कराई जाती है। अलग अलग प्रोग्राम्स भी दोनों के लिए अवेलेबल हैं। ये बेसिकली एक वीडियो लेक्चर प्रोग्राम है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ में नोट्स और ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप में टेस्ट यानी टेलीग्राम में टेस्ट का सभी कुछ आपको मिलता है। इन सब के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, तो आप आर ओ फाउंडेशन कोर्स लिखकर इन दोनों नंबरों में से किसी एक पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दी जाएगी। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं विधिवत अपने लेक्चर की। तो पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। इसमें से क्या सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। और जितने भी हमारे प्रश्न हैं वो इसी पैटर्न पे आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, तद्भव पहले पूछा गया है, तत्सम बाद में पूछा गया है। यानी तद्भव पहले होना चाहिए, तत्सम बाद में होना चाहिए। उसके आधार पे ही आपको असुमेलित कौन सा युग्म है ये निर्णय लेना है। तो चलिए एक एक करके जो है पढ़ते हैं हम। जो है सेम, जो खाने वाली सब्जी होती है, फली होती है, इसका तत्सम होता है सिम्बा। बिल्कुल ठीक दिया है, कोई गलती नहीं है। सेठ का श्रेष्ठी होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही दिया हुआ है। तत्सम तद्भव, तद्भव पहले दिया है, तत्सम बाद में है। फिर सेज एक तद्भव शब्द है, जो कि बिस्तर या और उसकी जो संस्कृत शब्द होगा या तत्सम शब्द होगा वो सैया होगा। इसके बाद सेंध की बात करें तो सेंध का तत्सम जो है संध्या नहीं होता है। संध्या नहीं होता है तो क्या होता है? संधि होता है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सेम का सिम्बा, सेठ का श्रेष्ठी भी होता है और श्रेष्ठिन भी होता है। तो मानक पुस्तकों में अगर एक से ज़्यादा तरह से दिया होता है तो हम उसको इसीलिए ऑब्लिक करके दोनों ही चीज़ें आपको दिखा देते हैं, जिससे कोई भी तरह का ऑप्शन पूछा जाए तो आप उसका उत्तर दे सकें। इसी प्रकार सेज का सैया और सेंध का संधि। अगला हमको असुमेलित युग्म पहचानना है, तद्भव तत्सम ही दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला आपके सामने है भुगतना। भुगतना का क्या भोगी होगा? बिल्कुल गलत दिया हुआ है, यानी यही हमारा सही उत्तर है।
भुगतना का सही तत्सम शब्द क्या होगा? तो भुगतना का सही शब्द होगा भुक्ति। बाकी जो सुमेलित थे उनको भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। भुट्टा का भृष्ट, भूख का बुभुक्षा और भूनना का भर्जन, ये जो है बिल्कुल सही जोड़े दिए हुए हैं, जिनको आपको याद रखना है। अगला तद्भव तत्सम का प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको असुमेलित युग्म की ही पहचान करनी है। तो इसमें हमारा जो पहला जोड़ा दिया हुआ है वो दिया है रिस। रिस का रूस, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। रिस मतलब क्या होता है? नाराज होना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे कहते हैं ना गांव की भाषा में कि वो रिसिया गया है। रिसियाना यहीं से आया है कि वो नाराज हो गया है या गुस्सा हो गया है। और इसी का जो संस्कृत शब्द या तत्सम जो है रूस है, जिससे ही बनता है रुष्ट, यानी नाराज हो जाना या गुस्सा हो जाना। दूसरा हमारा दिया है रीता का रीत। तो रीता का रीत नहीं होता है, रीता का क्या होता है? रिक्त होता है। रिक्त मतलब खाली स्थान, अभाव। इसके बाद रीस का ईर्ष्या और रेणु का रेणु, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही उत्तर क्या मिल गया आपको? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये सही विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसको एक बार जो है फिर से देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी तद्भव तत्सम का ही असुमेलित युग्म आपको पहचानना है कि कौन सा युग्म इसमें से असुमेलित है। तो पहला क्या है? कटहरा। कटहरा, जिसको कहीं कहीं पर कटघरा भी बोलते हैं, लेकिन सही शब्द कटहरा होता है। तो इसका जो सही तत्सम शब्द है वो कास्ट ग्रे। कास्ट ग्रे को अगर आप अलग अलग तोड़ के देखेंगे, यानी कि कास्ट मतलब लकड़ी, ग्रे मतलब घर, लकड़ी का बना हुआ घर या कोई भी ढांचा, उसको हम कास्ट ग्रे कह सकते हैं। फिर इसके बाद बी ऑप्शन हमारा है कटार। कटार का जो तत्सम शब्द होता है वो कट्टार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। कटार वही जिसको हम खंजर, कटार मतलब एक तरह का जो शस्त्र होता है। उसके बाद कठौत। कठौत आपने सुना होगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कठौत जो होता है, इसी कठौती इसी से बना हुआ है। ये क्या होता है? लकड़ी का जो है एक बना हुआ पात्र होता है, बर्तन होता है। तो इसका काठी नहीं होता है तत्सम शब्द, इसका क्या होता है? काष्ठ पात्र होता है। यही पर जो आपको ध्यान रखना है, काष्ठ पात्र यानी लकड़ी का बना हुआ पात्र। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं था। इसके बाद कड़ा का कटक। तो सुमेलित ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, कटहरा का काष्ठ गृह, कटार का कट्टार, कठौत का काष्ठ पात्र और कड़ा का कटक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम के ही असुमेलित युग्म को पहचानना है। तपना का तप्त, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तकुआ का तरकू, ये भी ठीक है। धौचा का अर्ध पंच या 4.5, तो धौचा का अर्ध पंच बिल्कुल सही है। अर्ध पंच मतलब 5 में आधा कम, ये लिखने का तरीका है संस्कृत में संख्याओं को। और इसको हम सामान्य भाषा में 4.5 भी कहते हैं, 4 से ही 1/2। ये बिल्कुल ठीक है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, सुमेलित हैं। दूह का दूब गलत है, ये सही नहीं है। दूह का क्या हो जाता है? दूह का स्तूप सही उत्तर है। सही सुमेलन जो है स्तूप हो जाएगा इसका। अब आते चलते हैं विशेष विशेषण की बात करते हैं। तो विशेष विशेषण में हमको असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो पहला युग्म आप देखिए इसमें कौन सा है? आसन से विशेषण बनेगा आसीन। क्या ये सही है? गलत है। क्यों गलत है? लिखने की गलती है, यानी वर्तनी की अशुद्धि है। आसन का क्या बनना चाहिए था? आसीन बनना चाहिए था, तब ये सही हो जाता है। यानी आसन क्या होता है? बैठने का जो बिस्तरा होता है छोटा सा, उसको आसन कहते हैं। उस पर जो विराजमान होता है, जो बैठा हुआ होता है, उसको आसीन कहते हैं। तो तब ये विशेषण हो जाता है। इसी तरह से आसमान का आसमानी बिल्कुल ठीक दिया है। इंद्री का इंद्रिक दिया है। इच्छा का ऐच्छिक दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें भी विशेषण विशेषण के असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, और उसको खिलने के प्रोसेस को या खिले हुए पुष्प को क्या कहते हैं? कुसुमित कहते हैं, जो खिला हुआ हो।
फिर कृपा से बनता है हमारा विशेषण कृपालु, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद जो है केंद्र से बनता है केंद्रीय, ये भी ठीक है। कृषि से किसान नहीं बनेगा, कृषि से क्या बनना चाहिए? कृषक बनना चाहिए। कृषि का विशेषण क्या होगा? कृषक, यानी खेती करने वाला। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक ये भी तरीका होता है विशेषण पहचानने का कि जिसमें अगर किसी व्यक्तिवाचक का प्रयोग किया जा रहा है तो वो वाला उसमें आना चाहिए। किसान कौन होता है? जो खेती करता है। कृषक कौन होता है? कृषि करने वाला। तो इस तरह से। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से केंद्र जो है, केंद्र का केंद्रीय तो होता है, केंद्रित भी अगर आपके ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है तो वो भी सही माना जाएगा। ये जो है विभिन्न मानक पुस्तकों के अकॉर्डिंग ही आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें भी विशेष विशेषण के युग्म को पहचानना है जो असुमेलित हो, यानी जो सही सुमेलित ना हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंपा, चंपा से बना चंपाई, बिल्कुल ठीक है। चवण मतलब चबाना और चर्वित मतलब चबाया हुआ, तो ये भी ठीक है। चवण का विशेषण चर्वित हो गया। चर्चा का चर्चित, जैसे इसके आगे आप कोई संज्ञा लगाइए, चर्चित व्यक्ति। तो पहचानने का एक तरीका ये भी है कि कोई भी अगर विशेषण आपको दिया जा रहा है तो उसके पहले या उसके बाद कोई संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करके एक वाक्य बनाकर देखिए कि वह व्यक्ति चर्चित है या वह चर्चित व्यक्ति है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि वह किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस तरह से चर्चित भी हो गया। अब चरित्र का चरित्रता नहीं होगा, चरित्र का क्या होगा? चरित्र का चारित्रिक होगा। ये ऑप्शन सही है। और चंपा के दो तरह के विशेषण मिलते हैं किताबों में, चंपा का चंपाई भी मिलता है, चंपई भी मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से अंतर हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेषण, विशेषण में ही, विशेष में ही असुमेलित युग्म पहचानना है आपको। दुर्विनय, दुर्विनय का दुर्विनित हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। दूध, दूत सॉरी, दूत का दौत हो जाएगा। दूत मतलब हम जो है किसी का जो प्रतिनिधि होता है, और दूत से संबंधित कोई चीज होती है तो उसको दौत कहते हैं। तो ये विशेषण बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें कम गलती नहीं है। दूध का विशेषण दूधिया भी होता है और दुधार भी होता है, तो ये दोनों ही बिल्कुल सही दिए हैं। इसके बाद दूषण का दूषित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ देखिए स्पेलिंग मिस्टेक की गई है, जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ दूषित लिखा है, होना क्या चाहिए? दूषित होना चाहिए। अगर स्पेलिंग सही होती तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको जो है, जो भी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा अंतर ना करके केवल स्पेलिंग में छोटी सी हेरफेर करके भी आपको प्रश्न दे सकता है। अगला, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। अब इसमें भी हमको असुमेलित युग्म को पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निर्माण एक क्रिया हो गई, इससे विशेषण बन गया निर्मित, बिल्कुल ठीक है। निराकरण, किसी समस्या का निराकरण करना, समाधान करना, और जब निराकरण हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? निराकृत, बिल्कुल सही है विशेषण की दृष्टि से। नियुक्ति, जिसको हम लोग अपॉइंटमेंट कहते हैं, और जिसकी नियुक्ति की जाती है उसको नियुक्त, अपॉइंटेड। यानी अगर इसके आगे आप जो है कोई संज्ञा शब्द लगाइए कि उसे राजा नियुक्त किया गया, तो नियुक्त यहाँ पर क्या है? विशेषण हो गया। इसके बाद जो है नियोजन का नियोजी नहीं होता है, तो नियोजन का क्या होना चाहिए? नियोजन का नियोजित, ये बिल्कुल ठीक है। अगला, आरूढ़ का अनारूढ़ दिया गया है। ये क्या हमको पहचानने हैं? विलोम शब्द पहचानने हैं। तो इसमें से असुमेलित बताना है। आरूढ़ का अनारूढ़, आरूढ़ का मतलब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर चढ़ना, अनारूढ़ का मतलब उतर जाना। जैसे कहते हैं ना, सत्ता पर आरूढ़ हो जाना, सत्ता से अनारूढ़ हो जाना, तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आरोह का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। अवरोह का मतलब होता है नीचे। अब ये कई और भी सेंस में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आरोह का अवरोह बिल्कुल ठीक दिया है। इसी तरह से आरती का अनारती, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए
कि आरती मतलब क्या होता है? आरती का मतलब होता है दुख या क्लेश या कष्ट, या उससे उत्पन्न जो है उसकी भावदशा या मनोदशा, और उसका उल्टा होता है अनारती। तो ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अब यहाँ पर गलती क्या है पहचानिए। आरोहण, आरोहण का अपरोहण दिया है, जबकि ये क्या होना चाहिए? अवरोहण हो जाना चाहिए। कि अगर आपने ऊपर का ये ऑप्शन पढ़ा होता तो ये आप जो है बिल्कुल आपको पता चल जाता कि यहाँ पर गलती कहाँ पर है। तो व्याख्या को आप देख सकते हैं, सुमेलित करके यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। विलोम शब्द ये भी है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, बिल्कुल सही है। ऐहिक का अनऐहिक, क्या आपने ऐसा शब्द सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐहिक मतलब होता है जो है इस लोक का, और इसका उल्टा होता है पारलौकिक, यानी इस लोक से परे, दूसरे लोक से संबंधित। तो ऐहिक का अनैहिक ना होकर क्या होना चाहिए? पारलौकिक होना चाहिए। यही इसका सही उत्तर है। ओछा का गंभीर और ओजस्वी का निश्चय, ये बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। अगला, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। अब असुमेलित विलोम युग्म उसमें कौन सा है? ध्यान से पढ़िए। तो नीचे से चलिए शुरुआत कर देते हैं। चारु का अचारु। चारु का मतलब क्या होता है? कोई चीज रुचिकर हो, जो आपको प्रिय हो, तो चारु का चारु हो गया। चातुर्य मतलब चतुर, चतुराई, और मूर्खता उसका उल्टा हो गया, ये भी ठीक है। चाटुकार का स्वाभिमानी, ये भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। चांचल्य यानी चंचल होने की अवस्था, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आचांचल्य, जो कि गलत लिखा है। आचांचल्य कोई शब्द नहीं होता है। तो चांचल्य का जो विलोम है वो स्थैर्य होता है। चंचल का मतलब जो चलायमान हो, इसका एक सेंस ये भी होता है। स्थैर्य का मतलब जो है जो ठहरा हुआ हो या रुका हुआ हो। अगला प्रश्न देखते हैं। विलोम से ही संबंधित ये भी है। इसमें हमको देखना है समुपयुक्त, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में एप्रोप्रिएट, यानी जो समुचित या जो है उपयुक्त हो। तो इसका उल्टा अनुपयुक्त हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल ठीक है। समूल, मूल का मतलब क्या होता है? जड़, यानी जो जड़ के साथ हो, और निर्मूल जो जड़ के बिना हो। कहते हैं ना कि उसका जो है वंश जो है समूल नाश हो गया, या वह निर्मूल हो गया। तो ये जो है समूल निर्मूल भी आपस में विलोम के सही जोड़े हैं, इसमें कोई गलती नहीं दिखती है। समृद्धि का विनाश, क्या ये सही है? थोड़ा सा सोचिए। ये भी ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है। संपत्ति का विपन्न नहीं होता। संपत्ति का विलोम जो है, जो सबसे सटीक वाला होता है, वो विपत्ति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमपात का विलोम यहाँ पर उष्णपात दिया हुआ है। तो चारों ऑप्शंस को पढ़िए ध्यान से, तो सही उत्तर का जो है देखिए क्या होगा। चलिए नीचे से शुरुआत कर देते हैं। हेमंत का विलोम शिशिर, हेमंत ऋतु जो है उसका विलोम शिशिर ऋतु हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। हीयमान का वर्धमान। अब यहाँ पर जो है शब्दों के अर्थ जानना भी जरूरी है। हीयमान मतलब जिसका क्षरण हो रहा हो, जिसका क्षय हो रहा हो। वर्धमान का मतलब जिसकी ग्रोथ हो रही हो। तो हीयमान का वर्धमान भी ठीक है। हिरण का हिरणी, ये अगर देखा जाए तो लिंग की दृष्टि से हिरण का हिरणी या हिरणी, बिल्कुल ठीक है। हिमपात होना का उष्णपात नहीं होगा, क्योंकि गर्मी गिरती नहीं है। हिमपात की जगह अगर हमको विलोम ही बनाना है तो क्या बनाएंगे? हिम का विलोम क्या हो जाएगा? अग्नि, उसी से बन जाएगा हिमपात का अग्निपात। तो ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर वाक्यांश दिए हुए हैं और उनके सामने एक शब्द लिखा हुआ है। कौन सा जो है असुमेलित है वो आपको पहचानना। 3 सुमेलित हैं, 1 असुमेलित है, ये आपको देखना है। तो सवाल जवाब, बहस उज्जत या दिए गए उत्तर का प्रत्युत्तर, जिसको हम क्या कहते हैं? रिप्लाई कहते हैं, प्रत्युत्तर। कोई भी उत्तर दिया जाए तो उसका दोबारा उत्तर दिया जाना, वो प्रत्युत्तर कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन। तो हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है उसको पीठासन नहीं कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हौदा कहते हैं। ये आपने जरूर पढ़ा होगा। इसके बाद अंतिम या शूद्र वर्ण, उसको अंतिम वर्ण माना जाता है। उससे जो है जन्म लेने वाला या जो उससे जन्मा हो उसको अंत्यज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जहाँ भी आखिरी में जा आता है उसका मतलब होता है जन्म लेना।
अंत्य में जन्म लेना, अंतिम वर्ण में जन्म लेना अंत्य, ये भी ठीक है। अंधेरू रातों वाला पखवाड़ा वो कृष्ण पक्ष कहलाता है और उजली रातों वाला शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगला, इसमें भी हमको असुमेलित वाक्यांश को पहचानना है। अनुचित बात के लिए किया गया आग्रह दुराग्रह कहलाता है। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्रही कहलाता है, ये भी ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे से रिलेटेड भी है ये। अनुचित यौन संबंध बनाने वाला, इसको व्यभिचारी कहते हैं और इस क्रिया को व्यभिचार कहते हैं, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी ठीक है। अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमानित नहीं होता। अनुमानित का सीधा सा मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज जो अनुमान व्यक्त की जाए तो वो अनुमानित हो गई, लेकिन अनुमान के द्वारा प्राप्त ज्ञान अनुमानित नहीं होता। इसके लिए विशेष शब्द होता है जो होता है अनुमिति, इसको ध्यान रखिएगा। अनुमति से मिलता जुलता है, इसलिए कंफ्यूज भी ना होइएगा, ये अनुमिति है, क्योंकि मिति मतलब क्या होता है, बुद्धि या ज्ञान। अगला देखिए, वाक्यांश वाला ही क्वेश्चन है और इसमें आपको असुमेलित वाक्यांश पहचानना है। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा दिग कन्या। दिग का क्या अर्थ होता है, दिग का अर्थ होता है दिशा, और कन्या हेतु जो दिशा होती है वो दिग कन्या हो गई। कमल की डंडी, जो कमल के नीचे, कमल के फूल के नीचे इस तरह से इसके नीचे जो है तो डंडी होती है जो उसको पानी में या यूं कह लीजिए कीचड़ में जो है जमा के रखती है, तो उस डंडी को क्या कहते हैं, कमलांगी? नहीं, कमलांगी नहीं कहते हैं, उसको हम कहते हैं मृणाल। बहुत लोग का नाम भी होता है इसमें, तो मृणाल जो है ये इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड है। कमलांगी फिर किसका क्या मतलब हो जाएगा, कमल जैसे अंगों वाली, ये क्या है, विशेषता है एक सुंदर स्त्री की। फिर अगला है कमल के समान सुंदर चरण, तो चरण कमल हो जाएंगे। कमल के समान नयनों वाली या आंखों वाली, कमल नयनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं जो सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी हमको असुमेलित ही पहचानना है। जिसने ऋण दिया हो, तो ऋण देने वाला क्या ऋणी कहलाता है? नहीं, ऋण लेने वाला ऋणी कहलाता है। जिस पर ऋण हो वो ऋणी कहलाता है। तो जिसने ऋण दिया हो या ऋण देने वाला क्या कहलाता है? उत्तमर्ण कहलाता है, और उसी का विलोम हो जाता है अधमर्ण। जिसने किसी से ऋण लिया हो वो अधमर्ण हो गया। तो इस तरह से ये ऋणी का समानार्थी शब्द हो गया। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो मौन व्रती हो गया, जिसने पाप ना किया हो निष्पाप हो गया। तो इस तरह से हमारा इसमें से असुमेलित युग्म कौन सा था? ए था। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तमर्ण इस तरह से लिखा जाता है। कभी कभी वर्तनी भी बहुत महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए। अगला, इसमें भी वाक्यांश जो सुमेलित नहीं है उसको हमको पहचानना है। दूसरों को उपदेश देने वाला, तो ये क्या दिया है? परोपदेशक। पर धन उपदेशक, तो बन गया परोपदेशक, बिल्कुल ठीक है। दूसरे को ज्ञान देना, दूसरे को उपदेश देना हो गया। दूसरे का उपकार करने वाला, तो दूसरे का उपकार करना या दूसरे पर उपकार करना, दोनों ही तरह से बोला जाता है। ये परोपकारी भी हो गया, ठीक है। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना, तो दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना क्या कहलाता है? हृदय विदारक। क्या ये सही है? गलत है ये। क्यों? हृदय विदारक का मतलब होता है हृदय को विदीर्ण कर देने वाला, हृदय को विचलित कर देने वाला। ये तो इसको हम लोग कैसे प्रयोग करते हैं, आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत ही हृदय विदारक घटना थी, यानी ऐसी घटना थी जिसको देख के दिल टूट गया, तो इसको जो है हृदय विदारक कहते हैं। तो दूसरे का दुख देखकर हृदय भर जाना, इसके ये क्या है? विशेष भाव है जिसको हम कहते हैं करुणा। फिर अगला हमारा है, यही हमारा आंसर भी सही हो गया, दूसरों का भला करना, परमार्थ या परोपकार, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर अशुद्ध शुद्ध वर्तनी की हमको पहचान करनी है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अशुद्ध शुद्ध लिखा है, यानी अशुद्ध पहले लिखा होना चाहिए, शुद्ध उसका बाद में लिखा होना चाहिए। प्रतिष्ठा, क्या इसका सही होगा? प्रतिष्ठा ठीक हो गया। उन्मुख का, उन्मुख भी बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। परमार्थ का परमार्थ गलत है, क्या होना चाहिए? परमार्थ होना चाहिए।
जो इस प्रकार लिखा जाता है, और दर्शन का दर्शन। तो इस तरह सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। यहाँ पर एक बार शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों को देख लीजिए, और मैं जैसे कि हमेशा सलाह देता हूँ कि जो भी शुद्ध वर्तनी शब्द होते हैं उनको आपको लिख लिख के तैयार करना चाहिए हमेशा। तो लिख लिख के ही तैयार करेंगे, कि जब आप कलम से लिखेंगे तो आप जो है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे माँ की माँ पर ही रा की मात्रा लगा देते हैं, ये भी गलत हो जाता है। इसलिए जब लिख के आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मात्रा कहाँ लगनी है, हलंत कहाँ लगना है, आधा माँ आधा ता, ये किस तरह से शब्द में आया है। अगला भी अशुद्ध वर्तनी को ही पहचानना है हमको, किसमें जो है वर्तनी के हिसाब से गलत युग्म दिया हुआ है। अच्छा का अच्छा ठीक है, संवाद गलत दिया है, संवाद सही है, ये भी ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। देवता का देवता हो जाएगा। उनखा का उनखा ये गलत दिया है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, उनका होना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, तो ये देख लीजिए, इस तरह से इसको करेक्ट लिखा गया है। अगला असुमेलित युग्म पहचानना है, अशुद्ध शुद्ध युग्मों को। अंताक्षरी बहुत बार पूछा जाता है, और ये फेवरेट क्वेश्चन है आयोग का। क्या ये इस प्रकार लिखा जाएगा, पहली चीज तो आपको यही देखनी है। तो अंत्याक्षरी, छा देखिए कैसे लिखा, गलत लिखा। छा कौन सा आना चाहिए, ये वाला छा आना चाहिए, तब ये ठीक हो जाएगा। अन्वेषण का अन्वेषण ठीक लिखा है, अभोन्ति और अपराह्न ये भी ठीक लिखा है। तो फिर से सारे को देख लीजिए, आधा ना आधा ता ये तो रहेगा ही, छा जो है वो छत्री वाला रहेगा, इसको विशेष ध्यान रखना है आपको। बाकी सारे आपके सामने जोड़े दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध को पहचानना है। तो अशुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है, ये देख लीजिए। राम की आयुष्मती कन्या का विवाह होने वाला है, इसमें कोई गलती आपको समझ में आती है, कोई गलती नहीं समझ में आती, बिल्कुल ठीक है। और जब भी आप वाक्य की अशुद्धि का प्रश्न देखें तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि पूरे वाक्य में कहीं भी कोई ऐसा शब्द है क्या जिसमें जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्धि दी हुई हो। फिर दूसरा है, विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया, इसमें कोई गलती है, कोई गलती नहीं है, ठीक है। सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, ये भी ठीक है। जो गलत ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। क्या इसमें दिया है, छात्रा ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, इसकी जगह क्या होना चाहिए, छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, जो क्रिया है वो अर्पित होनी चाहिए। अगला अशुद्ध वाक्य पहचानना है आपको, कौन सा है, वह क्यों आया है, इसमें कोई गलती आपको समझ में आती है, नहीं, बिल्कुल ठीक है। राज उसके लिए थाती था, ये भी ठीक है। नवयुवक उत्साही होते हैं, ये भी ठीक है। अब बचा जो गलत सेंटेंस लिखा, कौन सा, वह अपना काम स्वयं अपने आप करता है। स्वयं और अपने आप का अर्थ एक ही होता है, यानी समान शब्दों की यहाँ पर क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, दो बार या रिपीटिशन हो रहा है, तो ये इसीलिए गलत है। या तो यहाँ पर स्वयं आएगा या अपने आप आएगा। तो हम शुद्ध किस तरह से लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, वह अपना काम स्वयं करता है। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से अंग का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है, अंग का पर्यायवाची देखना है। सोपान अंग का होता है, क्योंकि अंग क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है, इसको आगे देखते हैं हम लोग। चित्रांश होता है, पक्ष भी होता है, लेकिन दाख जो होता है ये अंग का नहीं होता। दाख जो है किसका पर्यायवाची है, अंगूर का पर्यायवाची है। और इसका जो है, जो आपने देखा होगा, इसका जो तत्सम होता है वो द्राक्षा, आपने पढ़ा होगा इसको। तो अंग क्या है, अंग एक अनेकार्थी शब्द है, और अनेकार्थी इसीलिए पढ़ना जरूरी होता है कि उसमें ऐसे शब्द आ जाते हैं कुछ विचित्र जो लगते हैं, लेकिन वो उनके अनेकार्थी या समानार्थी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ढेर सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, अंश, अवयव, हिस्सा, संगठक, घटक, उपादान, खंड, भाग, शरीर, टुकड़ा, तन, देह, गात, गात्र, कलेवर, अवयव, वायु, बकाया, बदन, उपांश, उद्धरण, सोपान, चित्रांश, पक्ष, भाज्यांश, शरीर, सहायक। नेक्स्ट है, अनुज का पर्यायवाची नहीं है, तो अनुज का अर्थ क्या होता है, छोटा भाई। अनु का मतलब बाद में,
जा का मतलब जन्म लेने वाला, बाद में जो जन्म लेता है वो छोटा भाई कहलाता है। तो इसका आपको देखना है कि पर्यायवाची इसका कौन सा नहीं है। कनिष्ठ पर्यायवाची है, अवरज पर्यायवाची है, अनुभ्राता भी पर्यायवाची है। अनूप जो है इसका पर्यायवाची नहीं है। अनूप का क्या अर्थ होता है? अनूप मतलब अनुपम होता है, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। और अनुज यानी छोटे भाई के पर्यायवाची क्या क्या है? छोटा भाई, अनुभ्राता, अवरज और कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गला, गला जो है, जो आपकी गर्दन होती है, जो ग्रीवा होती है, इसका पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो सिरोधरा होती है, सिर को धारण करने वाला अंग, यानी हमारे गर्दन। गरेबान, जिसको हम लोग गिरेबान भी कहते हैं, वो जो है सही शब्द जो है गरेबान ही होता है। गर्दन तो आप लोग को पता ही है, बहुत कॉमन होता है। गौ जो है गले का पर्यायवाची नहीं है। क्यों? गौ किसका होता है? गाय का पर्यायवाची होता है। तो गले के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। कंठ, ग्रीवा, सिरोधरा, गर्दन, गर्दन या गरेबान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंचल का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। देखिए, सारे ही प्रश्न नेगेटिव पूछे गए हैं आपसे, जिससे आपके इस तरह के प्रश्नों का अच्छा अभ्यास हो जाए। तो इनमें से चंचल का पर्यायवाची जो नहीं है वो क्या है? मलय। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मलय चंचल का पर्यायवाची नहीं है। मलय क्या होता है? आपने सुना होगा चंदन। चंदन का पर्यायवाची होता है मलय। बाकी चपल, अस्थिर, गतिशील, ये सभी चंचल के पर्यायवाची हैं। अब चंचल भी एक जो है अनेकार्थी शब्द है, इसके बहुत सारे पर्यायवाची या समानार्थी होते हैं। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। दर्पण का पर्यायवाची कौन सा होता है? पहले ये जानिए। शीशा होता है, आरसी होता, कहते हैं ना हाथ आरसी। तो इसके बाद मुकुर, ये भी पर्यायवाची होता है। हो सकता है कि आपने इसके ना पढ़े हों बहुत सारे, तो आपको टफ लगे, लेकिन दर्पण के ये पर्यायवाची है। निकर नहीं होता। निकर का मतलब क्या होता है? दल या समूह या झुंड, ये जो है इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इस तरह से आपने जो है दल का भी पर्यायवाची आपको मिल गया, और दर्पण के पर्यायवाची तो आपके सामने हाई हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज के सेशन में हमने 30 प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ उसका हल किया, और इस हल में हमने देखा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो है निगेटिव वाले तरीके से जो पूछे जा रहे हैं, विशेषकर उनका अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शंस ऐसे क्लोज बनाए जाते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार, धन्यवाद।